हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कि जो हमारा एक मिनट। हाँ जी, आज हम क्या करेंगे कि हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर। कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर। उसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया। उसकी लगभग 22 जो है वीडियोस बनी है, 22 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनके अंदर। तो अगर आप वो 22 के 22 अच्छे ढंग से देख लोगे, उनको कर लोगे, तो पेपर फर्स्ट के अंदर ऐसा कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो एग्जाम में आ जाए और आपको ना आता हो। ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा भाई। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं ना, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? शुरू। और इस पेपर का नाम क्या है? इसका नाम है अधिगम तथा शिक्षण। इस पेपर का क्या नाम है? अधिगम तथा शिक्षण। ये इस पेपर का नाम है, यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग, ये इस पेपर का नाम है। हम इस पेपर के अंदर क्या पढ़ेंगे? ये पेपर आपको क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि आप लर्न कैसे करेगा, एक जो बच्चा है वो कैसे लर्न करेगा, और जो टीचिंग है उसका क्या महत्व है। देखो, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि शिक्षण के अंदर टीचिंग का अपना महत्व है। अगर एक अच्छा टीचर होगा ना, कोई भी अच्छा टीचर हो, तो वो जो अच्छा टीचर है वो बच्चे को वो बना सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन टीचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वाटसन ने एक बार कहा था, एक मनोवैज्ञानिक है वाटसन, हमने पहले पेपर में वाटसन के बारे में कई बार बात भी की है, कि वाटसन ने एक बार कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, 1 दर्जन यानी कि 12, 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, और मुझे ये मत बताइए कि वो कौन सी जाति के हैं और कौन से वंश के हैं। उनमें से मैं किसी को तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तो किसी को चोर, डाकू और लुटेरा भी बना सकता हूं, क्योंकि मैं उनको पढ़ाऊंगा इसी तरह से। उन 12 बच्चों में से किसी को तो मैं डॉक्टर बना दूंगा, किसी को वकील बना दूंगा, किसी को मैं इंजीनियर बना दूंगा, तो किसी को चोर, डाकू और लुटेरा भी मैं बना सकता हूं। क्योंकि सारा जो मामला है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? शिक्षण के ऊपर, टीचिंग के ऊपर। देखो, हम लोग बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो मेथड है वो यूज करते हैं, लेकिन जो शिक्षण है उसका अपना महत्व है कि टीचर किन मेथड्स को यूज कर रहा है, किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर रहा है, उसके शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण है क्या, ये सब एजुकेशन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके जो हम यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 जो एक लंबी यूनिट है, यूनिट 1 उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। इसकी जो पहली यूनिट है उसको हम क्या करते हैं? शुरू। पहली यूनिट का नाम क्या है? शिक्षण है। जो इसकी पहली यूनिट है पेपर थर्ड की, तो यूनिट का नाम क्या है? शिक्षण है। शिक्षण यानी कि टीचिंग। शिक्षण का मतलब क्या होता है? अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, शिक्षण का TEACHING, टीचिंग। शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, जो शिक्षण होता है, शिक्षण, टीचिंग, उसका एक अपना महत्व है। एक अच्छा टीचर वो सब कुछ कर सकता है जो एक बच्चे के विकास के लिए संभव है। अगर पढ़ाने वाला अच्छा है ना, तो बच्चा क्या से क्या नहीं बन सकता। इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी स्टोरी भी याद आती है कि थॉमस एडिसन, इसका नाम आप सभी ने सुना हुआ है। नाम क्या था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का क्या किया था? आविष्कार किया था। थॉमस जो एडिसन है, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आज जो सारी दुनिया जगमगा रही है ना, वो थॉमस एडिसन के कारण ही है। इन्हीं के कारण आज सारी दुनिया जो है वो जगमगा रही है। तो जब ये छोटे हुआ करते थे ना, छोटे थे और एक स्कूल में जाया करते थे, तब
इनको मंद बुद्धि का बालक समझा जाता था इनके टीचर्स के द्वारा। इनके जो टीचर्स है वो ये समझते थे कि ये मंद बुद्धि बालक है। तो एक बार टीचर ने एक लेटर लिखकर दिया इनकी मम्मी के लिए और ये कहा थॉमस एडिसन को कि ये जो लेटर है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस लेटर को अपने बैग में डाल लो, बंद था लेटर, और इसको घर पे जाकर अपनी मम्मी को दे देना। तो एडिसन ने कहा चलो ठीक है, वो लेटर लेकर चला गया। घर पे जाकर अपनी मम्मी को लेटर दिया, कहा कि आपके लिए मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है। उसकी मम्मी ने लेटर को खोलकर पढ़ा और वापस उसकी तह कर कर उसको वापस फोल्ड करके और अपने अलमारी के अंदर कपड़ों के नीचे रख दिया। तो थॉमस एडिसन उस समय बच्चा था, छोटा। थॉमस एडिसन ने पूछा कि भाई मम्मी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस लेटर में मेरी मैडम ने आपके लिए क्या लिखा है। तो उसकी मदर ने कहा कि बेटा तुम्हारी मैडम ने ये लिखा है कि जो तुम्हारा बच्चा है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, इतना इंटेलिजेंट है आपका बेटा कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के अंदर टीचर नहीं है इतने एजुकेटेड। इतने इंटेलिजेंट बच्चे को हमारे सभी टीचर बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसीलिए कल से जो है ये स्कूल में ना ही आए तो ठीक है। तो एडिसन उदास हो गया, अच्छा मेरी मैडम ने ऐसा लिखा है तो फिर मम्मी क्या होगा। उसकी मम्मी बड़ी समझदार थी, उसकी मदर। उसने कहा कि अरे इसमें उदास होने की क्या बात है, मेरे बेटे को मैं खुद पढ़ाऊंगी और मेरा बेटा तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर मैं तुम्हें किसी दूसरे स्कूल में लगाती हूँ और वहां पे अगर कोई तुम्हारे लायक कोई टीचर नहीं हुआ फिर, इसलिए मेरे बेटे को मैं खुद पढ़ाऊंगी। वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, उसने थॉमस एडिसन को पढ़ाना शुरू किया। उसके मदर ने थॉमस एडिसन को पढ़ाना शुरू किया और वो इतना इंटेलिजेंट बना कि उसने बड़े होकर बल्ब का आविष्कार किया, जो जिसको कि उनकी टीचर मंद बुद्धि समझती थी। बल्ब का आविष्कार किया, आज सारी दुनिया जगमगा रही है उन्हीं के कारण। तो समय के अनुसार उसकी जो माँ है ना, जो मदर है, वो मर गई। तो एक बार एडिसन ने सोचा माँ के मरने के कुछ दिन के बाद कि मैं अपनी मम्मी का कमरा साफ कर दूं, थोड़ी गंदगी धूल जम गई है सभी सामान के ऊपर। तो वो अपनी मम्मी के कमरे में गया और उस कमरे को साफ करने लगा। जैसे ही अलमारी में से कपड़े निकाले तो कपड़ों के नीचे वही कागज, एक मुड़ा तुड़ा सा, तब तक तो वो बहुत पुराना हो गया था, मुड़ा तुड़ा सा कागज कपड़ों के नीचे आज भी रखा हुआ था। तो थॉमस एडिसन को कुछ कुछ याद आया कि ये तो वही लेटर लगता है जो मेरी मैडम ने मेरी मम्मी के लिए बहुत साल पहले दिया था। तो एडिसन क्या करता है, उस लेटर को निकालकर पढ़ने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, थॉमस एडिसन की मैडम ने क्या लिखा था कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल मंद बुद्धि है, इसको कुछ नहीं आता, ये मूर्ख है, मूर्ख, और इसको हम क्लास के अंदर अन्य बच्चों के साथ नहीं बैठाकर पढ़ा सकते क्योंकि सभी बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो इससे प्रभावित होती है। सभी बच्चों की जो पढ़ाई है वो इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। इसलिए कल से आपके बच्चे को स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, मत भेजना, हम नहीं पढ़ाएंगे ऐसे मूर्ख बच्चे को। तो ये लेटर पढ़कर थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उसको ये महसूस हुआ कि मेरी माँ कितनी महान थी। अगर उसकी माँ उस समय बच्चे को ये बात बता देती कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम्हारी मैडम ये बोल रही है कि इसको कल से स्कूल में मत भेजना, ये नालायक है, ये मूर्ख है, ये मंदबुद्धि है, तो बच्चा कभी भी महान वैज्ञानिक नहीं बनता। थॉमस एडिसन जिसको सारी दुनिया जानती है, इतने महान वैज्ञानिक थे। लेकिन उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको पॉजिटिव किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके मन में ये भाव भरा कि भाई तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमसे इंटेलिजेंट और कोई है ही नहीं। तो वो बच्चा जो है आज सारी दुनिया उस व्यक्ति को जानती है, थॉमस एडिसन को। तो देखो बच्चों, पढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, टीचिंग का बड़ा महत्व है। एक टीचर ऐसा होता है जो किसी विषय के अंदर आपकी रुचि को जगा देता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को मैथ नहीं आता, लेकिन मैथ का टीचर कई बार ऐसा मिल जाता है जो बच्चे के अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भर देता है कि बच्चा कहता है मैथ तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मैं सभी को 1 मिनटों में कर दूं। और कोई टीचर ऐसा होता है कि वो इतना बोरिंग बना देता है अपने लेक्चर को कि बच्चा उस सब्जेक्ट के अंदर पिछड़ता चला जाता है। तो शिक्षण का, टीचिंग का, एजुकेशन के अंदर बड़ा महत्व है। अगर टीचिंग अच्छी होगी तो बच्चा, नेचुरल बात है कि अच्छा ही होगा। अगर टीचर के अंदर कोई दम नहीं होगा तो चाहे बच्चा कितना भी जोर लगा ले वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जो गुरु है ना, गुरु उसको दमदार होना चाहिए, गुरु को नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर होल्ड होना चाहिए। अगर किसी टीचर का अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड नहीं है तो फिर वो बच्चों को ज्यादा नहीं सिखा पाएगा,
और बच्चे उस सब्जेक्ट के अंदर पिछड़ते चले जाएंगे। तो देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षण की अवधारणा एवं परिभाषाएं, बात कर लेते हैं शिक्षण के बारे में। मैंने आपको बता तो दिया ही सारा कि शिक्षण क्या होता है क्या नहीं, मैंने आपको ब्रीफ के अंदर सारा बता दिया। अब हम वो तरीका देख लेते हैं जिस तरीके से हम इसको एग्जाम में करके आएंगे, एग्जाम में किस तरीके से इसको हम लोग करेंगे। तो देखो शिक्षण क्या है, एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। देखो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि जो शिक्षण जो है वो एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल, टीचर बच्चों के विचारों को सुनता है और अपने विचारों को बताता है। इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। यह शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में होने वाली अंतःक्रिया है। ठीक है ना, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन है। एक तो टीचर होना चाहिए क्लास में और फिर उसके पास क्या होने चाहिए? बच्चे होने चाहिए। फिर देखिए इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों का क्या देता है? पूर्ण ज्ञान देता है। एक मिनट, हाँ जी देखिए, तो आगे क्या है, इस प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को ज्ञान देता है और कुशलता प्रदान करता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सफलता का मूल्यांकन इसी पर निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर देने में जो विद्यार्थी है वो कितना योग्य है। विद्यार्थी है वो कितना योग्य है, जो टीचर प्रश्न पूछेगा क्या उसका उत्तर विद्यार्थी ढंग से दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। यानी कि विद्यार्थी की योग्यता, अगर वो टीचर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे पा रहा है तो वो योग्य है, नहीं तो उसके टीचिंग के अंदर क्या है, कोई कमी है। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षण शास्त्र है यानी कि जो पेडागोजी है, ये अध्ययन की कला है। आप पेडागोजी को पढ़ना पड़ता है ना, पेडागोजी पढ़ते हो ना आप लोग। ये अध्ययन की कला है। शिक्षण कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक जो होता है अपने छात्रों को ज्ञान भी प्रदान करता है और कौशल भी प्रदान करता है। कौशल माना गुण, नए नए प्रकार के गुण जो हैं वो अपने छात्रों को क्या करता है? प्रदान करता है। ज्ञान एवं कौशल को प्रभावित करने वाली कार्य प्रक्रिया और कला को शिक्षण कहते हैं। मतलब जो ज्ञान को और कौशल को क्या करे? प्रवाहित करे। ठीक है ना, ज्ञान को और कौशल को क्या करे? प्रवाहित करे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको शिक्षण कहते हैं। फिर शिक्षण की परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी है। तो पहले आप क्या लिखोगे? शिक्षण के बारे में लिखोगे कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई अध्यापक बच्चों को ज्ञान भी देता है और कला भी देता है और कौशल भी देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बात कर लेते हैं कि B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण के बारे में B.O. स्मिथ ने क्या कहा? B.O. स्मिथ, कुछ एक परिभाषा है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो B.O. स्मिथ ने कहा कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण जो है ऐसी क्रियाओं की एक विधि होती है जो सीखने के लिए क्या जागृत करती है भाई? उत्सुकता को जागृत करती है। यानी कि एक जो बच्चा है उसके अंदर सीखने के लिए उत्सुकता भरती है, उत्साह भरती है, वही शिक्षा होती है। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने क्या कहा? शिक्षा में 3 केंद्रीय बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है शिक्षण। एक तो बालक होता है, एक शिक्षक होता है और एक क्या होती है? पाठ्यवस्तु। आप पाठ्यवस्तु भी बोल सकते हो इसको और पाठ्यक्रम भी बोल सकते हो। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? कैरिकुलम बोलते हो। इंग्लिश में आप लोग इसको क्या बोलते हो? इसको कैरिकुलम बोलते हैं या कंटेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने दी थी? रायबर्न ने। एक स्मिथ की मैंने आपको करवा दी। उसके बाद देखिए बर्टन के अनुसार, उसके बाद बात आती है बर्टन के अनुसार। बर्टन ने क्या कहा? मैं आपको हमेशा 4-5 करवाती हूँ परिभाषा और आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि इनमें से कम 2 तो लिख कर आइए भाई, 2 तो आपको आनी ही चाहिए। कि बर्टन ने क्या कहा कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा देता है। शिक्षण जो है वो सीखने के लिए क्या देता है? प्रेरणा देता है, पथ का प्रदर्शन करता है, जो रास्ता है उसको निर्देशित करता है और प्रोत्साहन है। बर्टन का क्या विचार है कि जो सीखना शिक्षण है
वो सीखने के लिए प्रेरणा देता है, पथ प्रदर्शित करता है और पथ का निर्देशन भी करता है और प्रोत्साहित भी करता है एक बच्चे को। ठीक है, उसके बाद ह्यू एवं डंकन के अनुसार, वैसे इसको छोड़ दो, ये मुश्किल है, ये याद नहीं होगी, इसको करो जी। क्लार्क के अनुसार इसको करो, ये डंकन वाली छोड़ दो भाई, डंकन डोंकन वाली नहीं याद होगी इतनी सारी। क्लार्क के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया माना प्रोसेस, प्रक्रिया का माना क्या होता है, प्रोसेस। शिक्षण एक प्रोसेस है जिसके प्रारूप का निर्माण और उसकी संपन्नता इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। देखो, बच्चे को शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि बच्चे के व्यवहार में क्या लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए। बच्चे के व्यवहार में क्या लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए। ये कहता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका निर्माण इसलिए किया जाता है, सीधा आसान से लैंग्वेज में कर लो, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसका निर्माण किस लिए किया जाता है, ताकि छात्रों के व्यवहार में क्या लाया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो शिक्षण की प्रक्रिया है इसके उत्तम परिणाम, अगर हम इसके उत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय तीनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है ना, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय तीनों पर ही ध्यान देना क्या है, इसके अंदर जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? अगर हम इसके अंदर अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी बात की ना कि शिक्षण के अंदर तीन चीजें होती हैं। ठीक है, जॉन डीवी ने क्या कहा था, देखो आपको एक बात बताऊं बीच में कि जो जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने क्या कहा था, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। लेकिन एडम्स ने क्या कहा था, एडम्स ने इसको द्विमुखी माना था। एडम्स ने शिक्षण को क्या माना था, द्विमुखी माना था। एडम्स ने कहा था कि शिक्षण के अंदर एक तो शिक्षक होता है, शिक्षण माना टीचिंग, टीचिंग से समझो, एक तो शिक्षक, सॉरी यहां पर शिक्षक आएगा, एक तो क्या होता है, एक तो शिक्षक होता है और एक क्या होता है, एक शिक्षार्थी होता है। ये किसने माना था, ये एडम्स ने माना था कि एक तो शिक्षक होता है, द्विमुखी प्रक्रिया है, एक तो शिक्षक होगा और दूसरा कौन सा होगा, शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, अपितु ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके अंदर शिक्षक भी होता है और विद्यार्थी भी होता है। शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और क्या होती है, और पाठ्य वस्तु होती है, यानी कि पाठ्यक्रम, और क्या होती है, पाठ्य वस्तु होती है। समझ में आया? एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना था, लेकिन जॉन डीवी ने कहा कि ये द्विमुखी नहीं है। एडम्स तो कहता है कि दो जने होते हैं शिक्षण के अंदर। शिक्षण किसके अंदर, शिक्षण के अंदर, शिक्षण माना टीचिंग, टीचिंग के अंदर दो ही जने होते हैं, एक तो शिक्षक और एक शिक्षार्थी, यानी कि एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट। लेकिन जॉन डीवी कहता है कि नहीं, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके अंदर शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है, पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु का मतलब कैरिकुलम, पाठ्य वस्तु का मतलब क्या होता है, कैरिकुलम। कैरिकुलम किसको कहा जाता है, या पाठ्यक्रम भी बोल सकते हो, जिसमें बच्चे के पूरे साल का क्या बनाया जाता है, लेखा जोखा पहले ही तैयार कर लिया जाता है कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पर बच्चे के एग्जाम होंगे, यूटी कब लिए जाएंगे, एसए कब होंगे, एफए कब होंगे, कब बच्चे को भ्रमण पर ले जाया जाएगा, और कब बच्चे के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उसका स्कूलों के अंदर आयोजन होगा। यानी कि पूरे साल का पहले ही प्लानिंग बना लेना, पूरे साल की जो प्लानिंग है वो स्टार्टिंग में ही बना लेना, वो क्या कहलाती है, पाठ्य वस्तु कहलाती है। तो ये किसके अनुसार है, जॉन डीवी के अनुसार है। क्लियर हो गया, आ गया आपको समझ में? ठीक है, तो फिर देखिए हम बात कर रहे थे यहां पर कि इसके अंदर एक शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और विषय, तीनों पर ही ध्यान देना जरूरी है। विषय को आप कंटेंट या करिकुलम बोल सकते हो, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए एक सफल शिक्षक को
पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य के साथ साथ छात्रों के हितों को और विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों का कि छात्र का हित जो है वो किसमें होगा और कौन कौन सी जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाना है, इसके बारे में भी एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भी, इसके विषय में भी एक टीचर को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। अब आगे कहता है कि जो शिक्षण जो होता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। यानी कि किसी को जो पढ़ाना है ना, वो छोटा मोटा काम नहीं है, अभी तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है, जिसमें व्यक्ति को सामाजिक चेतना में भाग लेने के योग्य बनाया जाता है। बालक अपने वातावरण के प्रति बुरी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अच्छी प्रतिक्रिया ही करेगा। ऐसा टीचिंग के द्वारा ही संभव है। ठीक है ना। और बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का विकास होता है भाई। सिम्पसन क्या कहते हैं, शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को चुने हुए वातावरण से जिसमें उनको रहना है, शीघ्र अतिशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी अनुकूल बनाने के करने की क्रिया को क्या करता है, प्रशिक्षित करता है। देखो कितनी आसान परिभाषा है, और अगर इस परिभाषा को आप एग्जाम में लिख देते हो हाईलाइट करके, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे भाई। सिम्पसन क्या कहता है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा ये जो समाज है ना, ये अपने बालकों को चुने हुए वातावरण से जिसमें उनको रहना है, शीघ्र अतिशीघ्र अनुकूल करने को प्रशिक्षित करता है। जल्दी से जल्दी कहता है कि इससे अनुकूलन कर लो, किसके, वातावरण के साथ। ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति या विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति या विशेषताएं कितने प्रकार की होती है। ये जो शिक्षण होता है, इसकी जो प्रकृति है या जो विशेषताएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला तो अधिगम। पहला क्या है, अधिगम है। अधिगम मतलब सीखने में सहायक। शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह शिक्षण की प्रकृति बता रहा है, विशेषताएं बता रहा है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, नेचर बता रहा है कि एक टीचिंग की क्या क्या नेचर होती है, क्या क्या प्रकृति होती है। पहला तो अधिगम सिखाता है टीचर। ठीक है ना, कि जब वो शिक्षण करेगा तो विद्यार्थी अलग अलग विषयों को सीखते हैं, जिससे उनकी सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उनका। दूसरी बात सूचना संप्रेषण। दूसरी बात क्या है, सूचना संप्रेषण, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। शिक्षण उसे कहते हैं जो किसी भी परिवेश में हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि स्कूलों के अंदर ही बच्चों को कुछ सिखाया जाएगा। आप बच्चे को स्कूल में सिखा सकते हो, घर से बाहर का वातावरण में भी बच्चा सीखता है, अड़ोसी पड़ोसी से भी बच्चा सीखता है। ठीक है ना, और रिश्तेदारों से भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो ये एक किसी भी परिवेश में हो सकती है जिसमें विभिन्न विभिन्न सूचनाओं का संप्रेषण, संप्रेषण माना कम्युनिकेशन किया जाता है, अलग अलग सूचनाओं को बच्चे को दिया जाता है, और यह ज्ञान का अर्जन करने का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होती है। जो शिक्षण है, इसके माध्यम से ज्ञान को बच्चे को अर्जित करवाया जाता है। पहला तो बच्चे को सिखाएगा, अधिगम में सहायक है, और दूसरा जो अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हैं, देश की, विदेश की, समाज की, वो बच्चे को संप्रेषित करना, बच्चे को वो सिखाना, ये शिक्षण की क्या है, ये नेचर है। उसके बाद कौशल क्षमता का विकास, यानी कि स्किल कैपेसिटी। कौशल क्षमता क्या होती है, स्किल कि अलग अलग काम को करने में कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर जब पढ़ाएंगे तो केवल उसको रट्टू तोता बनाना है। उसको अलग अलग प्रकार की जो स्किल्स है वो बच्चे को आनी चाहिए। शिक्षण के द्वारा छात्रों में कौशल क्षमता का विकास किया जाता है। जैसे बालक को हाथ के द्वारा कोई हाथ से काम कोई सिखा दिया, हाथ से काम सिखाना, कि कोई ऐसा काम बच्चा हाथ के द्वारा वो कर देगा। या स्कूल के अंदर बच्चे को आप ले गए पार्क में और वहां पर बागवानी आप बच्चे को सिखाते हो, बागवानी आपने बच्चे को सिखा दी। या फिर स्कूल के अंदर कोई फंक्शन है, यानी कि समारोह है, और आप बच्चे को क्या कर रहे हो, कोई ऐसा जिम्मेदारी सौंप रहे हो, जैसे फंक्शन के अंदर जो खाने पीने की अरेंजमेंट है वो बच्चे तुम्ही को करनी है, तो ये भी बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी। ये भी बच्चे के अंदर स्किल क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो अलग अलग स्किल्स भी बच्चे के अंदर आती हैं। ठीक है। उसके बाद अगली बात हम क्या कर लेते हैं कि छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। भाई देखो, शिक्षण से
सीखने से क्या होता है, व्यवहार चेंज होता है, सीधी सी बात है। जैसे हमें बहुत से लोग बोल देते हैं ना कि अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। क्योंकि लोगों की ये सोच है कि जो पढ़ा लिखा होगा उसका व्यवहार क्या होगा, चेंज मिलेगा। जो पढ़ा लिखा होगा उसका व्यवहार क्या मिलेगा, हमेशा ही चेंज मिलेगा, बदला हुआ मिलेगा। तो छात्रों का जो व्यवहार है ना वो परिवर्तन होता है, बिहेवियर चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। शिक्षण क्या करता है, टीचिंग क्या करती है कि स्टूडेंट्स का जो व्यवहार है वो चेंज करती है। व्यवहार को परिवर्तन करने की एक प्रोसेस है। शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राचीन और सामयिक सूचनाएं देता है। जैसी भी सूचनाएं दी जाती है उनका व्यवहार उसकी ओर प्रेरित होता है। मतलब जो शिक्षण से व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आएगा ही आएगा। पहली बात तो अधिगम सीखेंगे, दूसरी बात सूचना का संप्रेषण मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल होगी। तीसरी बात क्या होगी कि भाई जो बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होगा। और चौथी बात, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अगर आपकी टीचिंग अच्छी है तो बच्चों का व्यवहार धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। बेहतर संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप। बेहतर संबंधों का क्या होगा, निर्माण होगा कि शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम के मध्य एक अच्छा संबंध स्थापित करना है। क्या, टीचिंग। शिक्षण का क्या मतलब है कि जो शिक्षार्थी है यानी कि जो ज्ञान को लेने वाला है, जो शिक्षार्थी है ज्ञान को लेने वाला है, उसके और पाठ्यक्रम के मध्य, ठीक है ना, एक अच्छा संबंध स्थापित करता है। शिक्षण शिक्षक शिक्षार्थी तथा विषय से संबंधित, ये बात मैंने पहले समझा दी। आप विषय कह लो, कंटेंट कह लो, कैरिकुलम कह लो, एक ही बात है। तो जो टीचिंग है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में सामाजिक व जनतांत्रिक संबंधों का निर्माण करता है। और दोनों में इंटरेक्शन होगी, अंतःक्रिया होगी, तो ज्ञान का आदान प्रदान भी होगा। तो जो जॉन ड्यूवी है और रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। अभी बताया ना मैंने आपको, जॉन ड्यूवी ने शिक्षण को क्या बताया, त्रिमुखी, और एडम्स ने क्या बताया, द्विमुखी। तो ये त्रिमुखी है। इसके अंदर एक तो शिक्षक होता है, टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और कंटेंट होता है, विषय होता है जो पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एडम्स ने तो ये कह दिया कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि पढ़ाने के लिए दो ही जने चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है कि टीचर है वो स्टूडेंट को बिना पाठ्यक्रम के क्या पढ़ाएगा। जब टीचर के पास कोई कंटेंट ही नहीं होगा पढ़ाने के लिए तो फिर वो बच्चे को पढ़ाएगा क्या। अगर कोई कंटेंट ही नहीं होगा तो वो बच्चे को पढ़ाएगा क्या। उसके बाद उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। अगला क्या है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। तो जो हमारा जो शिक्षण है इसके अंदर उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। माना कि बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पढ़ा रहे हैं ना, कि बच्चे का जीवन संवर जाएगा, वो बड़ा होकर नौकरी लगेगा, धन कमाएगा, उसकी फैमिली जो लाइफ है समाज में उसका अच्छा ओहदा होगा, फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी। तो जो शिक्षण होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये की जाती है। उसके बाद सामाजिक विकास। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि सोशल प्रोसेस है। शिक्षण क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। एक मिनट मैं पानी पी लूं, ठीक है, आप लोग भी इतने पानी पी लीजिए। हाँ जी, देखिए हम बात कर रहे थे सामाजिक विकास की। शिक्षण एक सामाजिक यानी कि सोशल प्रोसेस है, क्योंकि यह टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही होती है, ठीक है। अगर बढ़िया शिक्षण होगा तो व्यक्ति और समाज दोनों ही उन्नति करेंगे। और जो बढ़िया टीचिंग होती है ना वो सहानुभूतिपूर्ण होती है, यानी कि उसके अंदर कभी भी जो बच्चा है वो अपने आप को कुछ अकेलापन नहीं समझता, बल्कि वो टीचर से एक जुड़ जाता है।
तो इससे क्या होता है, समाज का विकास होता है, अच्छे समाज, सोशल डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुकूलन में सहायक, हेल्पफुल इन एडेप्टेशन। तो अनुकूलन का क्या मतलब है कि हमारे सामने जब भी कोई भी वातावरण, हमें कहीं भी रहना पड़ सकता है, हम लोग सभी घर में रहते हैं, फिर जैसे हमें रहना पड़ जाए हॉस्टल में, पीजी में रहना पड़ जाए, तो हमें वातावरण के साथ अनुकूलन करना आना चाहिए। कोई व्यक्ति किस वातावरण में कैसा अनुकूलन करता है, कैसा अडेप्टेशन करता है, वे सबसे मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। जो टीचिंग है ना, वो स्टूडेंट को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती है। जो टीचिंग है वो विद्यार्थी को, स्टूडेंट को एनवायरनमेंट से अनुकूलन करने में सहायता देती है। यह छात्र को संवेगात्मक स्थायित्व देने के साथ साथ, संवेगात्मक क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, यह क्या करती है, छात्र को इमोशनल स्टेबिलिटी देने के साथ साथ उसे वातावरण से सामंजस्य बनाना भी सिखाती है। आपको सारे मुश्किल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसान भी बना सकते हो, अपने शब्दों में लिखा करो। कभी भी गाइड का, किताब का एज इट इज नहीं लिखा करो। आप इसको कैसे लिख सकते हो कि वे शिक्षक विद्यार्थी को वातावरण से अनुकूलन करना सिखाता है। विद्यार्थी किसी भी वातावरण के अंदर जब जाएगा तो उसको एडजस्टमेंट, अनुकूलन करना आना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर हमेशा जो वातावरण है पॉजिटिव मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वातावरण हमारे प्रतिकूल है तो भी हमें उसके अंदर जल्दी से जल्दी एडजस्ट होना आना चाहिए। और ऐसा कब संभव है, जब एक बच्चे की टीचिंग अच्छी होगी, एक बच्चे को अध्यापक अच्छा मिलेगा, अच्छा उसको पढ़ाएगा, तो बच्चे के अंदर अनुकूलन करने की जो प्रवृत्ति है वो बच्चे के अंदर ज्यादा आ जाती है। आप इस तरह से अपने शब्दों में लिखो इसको। आपको मेन बात क्या है, ये जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट ये मेन है, ये पॉइंट लिखने जरूरी है, अंदर अपनी मर्जी से लिख दिया करो अपने हिसाब से। उसके बाद व्यवसायिक प्रक्रिया यानी कि कमर्शियल प्रोसेस। अगली क्या है, व्यवसायिक प्रक्रिया, कमर्शियल प्रोसेस। शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसको बहुत से व्यक्ति जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। तो जीविकोपार्जन का तो है ही, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, नेचुरल सी बात है। जब हम टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तो पैसे तो मिलेंगे ही। तो हमारे जीविका का ये साधन है, ठीक है ना, हमारी जीविका का क्या है, ये साधन है। शिक्षक शिक्षण से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जो टीचर होते हैं वो टीचिंग से अपना क्या करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए अगला, यहां पर देखो शिक्षण के कार्य, आगे कहता है शिक्षण के कार्य, फंक्शन ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या काम होते हैं। अधिगम, सीखने की परिस्थिति का निर्माण करना, ये तो अभी भी पढ़ा कि अधिगम माना सीखने की परिस्थिति का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करता है। टीचिंग क्या करती है कि सीखने की परिस्थिति का निर्माण करेगी। दूसरी बात, सीखने के लिए विद्यार्थी को क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तीसरी बात, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक परिस्थितियों का प्रबंध करना। बच्चों का शारीरिक भी विकास होगा और मानसिक विकास भी होगा टीचिंग से। बच्चों के सीखने में सहायता करेगी और खेल की इच्छाओं को भी उपयोगी बनाएगी, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को खेल के मैदान में भी लेकर जाता है। बच्चों को सामान्य से सृजनात्मक, सृजनात्मक क्या होता है, क्रिएटिव, क्रिएटिव बनाएगी बच्चे को। बच्चा पहले सामान्य होगा, सिंपल होगा, साधारण, उसको क्रिएटिव बनाती है शिक्षा। बच्चे को महान विचारों, अनुभवों एवं कार्यों से प्रेरित करना। जो बच्चे हैं उनको महान विचारों से, टीचर के महान विचारों को सुनकर बच्चा प्रेरित होता है। अपने अनुभवों से बच्चों को प्रेरित करता है टीचर, और अपने कामों से, अगर टीचर अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छे कार्य करेगा तो बच्चा उससे प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है ना, बच्चा उससे प्रभावित होगा ही होगा। सूचनाएं प्रदान करता है और उसकी व्याख्या करना, ये टीचिंग का काम है। बच्चों को नई नई सूचनाएं प्रदान करना और उनको व्याख्या करना, उनको डिटेल में समझाना। अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान करना, कि बच्चे को सीखने के अंदर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका क्या करना, निदान करना, उपचार कर देना। पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको तैयार करना और मूल्यांकन करना। लास्ट में बच्चे का मूल्य का अंकन किया जाता है।
मूल्यांकन मतलब वैल्यू, वैल्यू को आंका जाता है बच्चा कितने पानी में है, बच्चे को कितना आता है कितना नहीं। जब बच्चे का रिजल्ट निकाला जाएगा तो उसको मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, इवैल्यूएशन, ठीक है ना, कि बच्चे के मूल्य का अंकन कर देना, बालक के मूल्य का क्या कर देना, अंकन कर देना, कि बच्चे की इतनी वैल्यू है, इसको लिख देना कि बच्चे का ए ग्रेड है, बी है या सी है। तो जब ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ये क्या है, ये मूल्य का अंकन है, बच्चे की वैल्यू कितनी है इसको अंकित कर देना। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए अगला है हमारा शिक्षण की आवश्यकता और महत्व। शिक्षण की क्या क्या आवश्यकता है और इसका महत्व क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो शिक्षण की जरूरत क्यों होती है, ये कह रहा है शिक्षण की जरूरत क्यों होती है। तो देखो शिक्षण एक कौशल है, ये ऐसी प्रोसेस है जो कौशल युक्त प्रक्रिया है भाई। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान देना है। शिक्षण का मतलब आप बारी बारी जब मैं बोल रही हूँ शिक्षण, तो शिक्षण का मतलब आप क्या समझिए, टीचिंग। शिक्षण का मतलब क्या समझिए, टीचिंग। टीचिंग ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों के व्यवहार में शिक्षा के द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। छात्रों के व्यवहार में क्या लाया जाता है, शिक्षा के द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है ना, ये क्या क्या काम करता है ये देख रहे हैं। वर्तमान और भावी जीवन में, वर्तमान जो जीवन चल रहा है या आगे आने वाला जो जीवन है, इसके अंदर सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं बच्चा जब वो पढ़ा लिखा होगा। जब वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है ना, कोई भी प्रारूप तैयार करना हो, डायग्राम तैयार करना हो, तो ये वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण आवश्यक है। छात्रों को अगर आप ज्ञान देना चाहते हो तो इसके लिए शिक्षण क्या है, आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हम देख रहे हैं। टीचिंग छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। ये देखो कोई नई नई बातें नहीं है, वही बातें रिपीट हो रही हैं, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन आपको पॉइंट तो बनाना पड़ेगा, तभी 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर आप पूरा पेज 1.5 लिख कर आ रहे हो तो 16 नंबर कौन दे देगा आपको। कम से कम 4 पेज तो लिखोगे, कम से कम। वैसे माने तो 2 और वैसे कहें तो 4, वैसे कहें तो पेज 2, अगर आगे पीछे से करके देखेंगे तो 4, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। 16 नंबर को थोड़े थोड़ी ना होते हैं। तो छात्रों को क्या करता है, छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है, अलग अलग योग्यताएं और क्षमताओं का विकास करता है छात्रों के अंदर। छात्रों को जीवन के अनुभवों से, जो टीचर को अनुभव होते हैं ना जीवन के, वो छात्रों को बताता है। तो जीवन के अनुभवों से अवगत कराता है। अवगत का मतलब बच्चों को बताता है, जो जीवन के अनुभव है वो बताता है। शिक्षण के द्वारा बालकों में अच्छी नागरिकता का गुण विकसित किया जा सकता है, और भी बहुत सारे गुण जो है वो बच्चे के अंदर टीचर विकसित कर सकता है। चोरी ना करना, झूठ मत बोलना, सच बोलना, है ना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, ये सारे गुण एक बच्चे के अंदर कौन विकसित कर सकता है, टीचर का काम है। उसके बाद शिक्षण बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ आगे आने वाले जीवन के बारे में भी तैयार करता है। बिल्कुल तैयार करता है, मतलब उसका विकास तो करेगा ही करेगा, लेकिन बच्चे को आगे आने वाले जीवन के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। छात्रों के अंदर क्रिएटिव पावर, सृजनात्मक शक्ति, ये पहले भी आई है ये बात है, उसको क्या करता है, विकसित करता है। छात्र नया ज्ञान की खोज करता है, नया चिंतन करता है और नया आविष्कार करता है, इसके लिए तैयार हो जाता है। छात्र नए ज्ञान की खोज के लिए, नए चिंतन के लिए और नए आविष्कार के लिए तैयार हो जाता है। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, भावात्मक में वृद्धि होती है, क्रियात्मक, इन सब में वृद्धि होती है। छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाता है, उत्सुकता बनाता है। शिक्षक क्या करेगा, प्रशिक्षण देगा बच्चों को, अनुदेशन देगा और प्रतिपादन करेगा। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन है क्या। ठीक है, फिर देखो शिक्षण, टीचिंग के द्वारा छात्रों में क्रियाशीलता बढ़ेगी, छात्रों में संगठन की भावना बढ़ेगी, समता की भावना आएगी और व्यवहारिक गुण विकसित हो जाएंगे। शिक्षण का महत्व बालकों को केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि बालकों के संवेगों को, ये लाइन भी पहले आ चुकी है, प्रशिक्षित करके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
कि आप पहले क्या बताएंगे, आप जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि टीचिंग क्या है और टीचिंग की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें, या टीचिंग के बारे में आप बताएं इसकी प्रकृति कैसी है, तो पहले आप टीचिंग के बारे में लिखेंगे, जो हमने पहली स्लाइड निकाली थी कि टीचिंग होती क्या है। फिर आप जॉन डीवी और एडम्स के बारे में भी बताएंगे कि एडम्स ने इसको द्विमुखी माना था, लेकिन जॉन डीवी ने इसको त्रिमुखी माना। उसके बाद मैंने आपको 4-5 परिभाषाएं करवाई हैं, आप उनमें से 2 भी कर लोगे तो बहुत है। 2 परिभाषाओं को आप लिख लीजिए हाईलाइट करके, ऐसे नहीं कि आपने कहीं पर बीच में लिख दी स्टेंज, जो को आप स्टेंजा लिखा आपने कोई पहरा लिखा है, कोई स्टेंजा लिखा है, और आपने बीच में ही परिभाषा को उसके अंदर घुसेड़ दिया। अगर पेपर चेक करने वाले को पता ही नहीं चलेगा इसने परिभाषा भी लिखी है या नहीं है, उसको अलग से हाईलाइट करो परिभाषा को। आप 2 या 3 परिभाषा लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या बताओगे कि टीचिंग की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है, इसकी विशेषताएं क्या है। फिर आप बताओगे कि टीचिंग के कार्य क्या है, और उसके बाद बताओगे इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो 16 नंबर का आपका बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम 1-2 पॉइंट लिखाएं, मतलब 1-1.5 पेज भर के आए और 16 नंबर मिल जाए, तो ऐसा बच्चों नहीं होगा। आपको कम से कम 4 पेज तो भरने ही पड़ेंगे। 4 पेज का मतलब आगे पीछे से कम है, असल में भरने पड़ेंगे 5, तब जाकर आपको 16 नंबर मिलेंगे। तो ये मैंने आपको 16 नंबर के हिसाब से करवा दिया कि टीचिंग क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, काम क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। सारे मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। आप अगर 1-2 बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? हाँ जी, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, आपका थैंक यू, ठीक है ना, आपका धन्यवाद। ध्यान से पढ़ा करो, और इस 1 यूनिट के अंदर हमारे लगभग 8 लेक्चर तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि लंबी यूनिट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।